Students, am I audible to you? आवाज आ रहा है बच्चों? नितेश, बंद करो अपना आवाज, करो अपने आप को। आवाज आ रहा है मेरा तुम लोगों को? यस मैम। ओके ठीक है। लिसन, आज जो मैंने पहले ही कहा था कि आज हम पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। देखो, नेशनल इनकम में जो बेसिक चीजें आपको याद रखना है, ठीक है, उन चीजों पे आज हम बात करेंगे। फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, इज रिटन ऑन द बोर्ड। ध्यान से देखना, यहाँ इसी डेफिनेशन में हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे रिलेटेड विद दिस। क्या है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। अब मैंने क्या कहा? नेशनल इनकम is the sum total of income earned, sum total of factor income. So you will have to focus on factor income क्या है, ठीक है? And फिर next क्या है? Earned by normal resident. It means you will have to focus another fact is there. It is normal resident. So according to this definition, we have to focus on 2 points. According to this definition, तो तुमको याद रखना ही है, नेशनल इनकम इज द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। ठीक है, नाउ दिस definition reveals two important points. It reveals two important points. The one is the factor income, another is normal resident. So before moving further, we have to know about factor income. जो आप पहले से भी कुछ जानते हो, डू नो द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर इनकम। पता है ना फैक्टर इनकम किसको कहते हैं? कोई बता सकता है फैक्टर इनकम क्या है? मैम रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। Very good. Yes. So whatever factor income is related with the factors of production, whatever factors provided by the household, factor services provided by the household to the producer sector, in return, they get income in the form of wages, in the form of rent, in the form of interest, in the form of profit. It is called factor income. So these are the factor income, जिसको हम factor payment, ठीक है? तो factor income जो है उसको क्लासिफाई अगर हम करेंगे, देखो यहाँ फैक्टर इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड और द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको मिटाओ, ये चीज आप समझ गए फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम में इसको अगर हम क्लासिफाई अगर करते हैं तो आपने जैसा कि बताया रेंट, प्रॉफिट, वेजेस। नाउ टेल मी हु रिसीव वेजेस? हु रिसीव वेजेस? द लेबर। ठीक है, इसी को हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहेंगे, क्योंकि अब देखो आपने स्किल्ड लेबर के बारे में पढ़ा है। स्किल्ड लेबर नॉट ओनली रिसीव वेजेस इन कैश बट आल्सो रिसीव सम वेजेस इन काइंड। अभी कैश और काइंड क्या है? जैसे यहाँ पे वेजेस कौन रिसीव करता है? लेबर। wages is related with the labor received by income received by labor। इसको दो पार्ट में देखो, ठीक है? wages are classified into two part. wages मिलता है in cash and also in kind। ये kind क्या है इसको समझो। cash समझ ही रहे हो? cash means जो सैलरी मुझे मिला मनी के फॉर्म में, इन द कैश फॉर्म। ठीक है, किसी तरह अगर मान लो कोई रेलवे में वर्क कर रहा है, कोई डिफेंस में करता है, कोई किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। मान लो इफ अ पर्सन इज वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनी, तो ही इज रिसीविंग वेजेस इन कैश। जो उसके अकाउंट में जा रहा है दैट इज इन कैश।
बट कैश के अलावा, ठीक है, एक्सेप्ट कैश, other things, other benefits also given by the company, like house, like food, canteen facilities, medical facilities, somewhere uniform is also provided, ठीक है. So all these factors, all these reward are the part of ये तुम्हारा kind होगा, part of kind, like uniform, house, food, ये जो चीजें, these are called kind, ठीक है. Now देख रहे हो, in cash and in kind का means क्या हुआ, other than cash, other than money, whatever benefits received by the employee is received by the laborer is called kind, ठीक है. उसके अलावा अभी आप आगे भी पढ़ोगे बेटा, आपने पढ़ा है क्लास 10 में, ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर रिसीव सो मेनी टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स आल्सो, जैसे प्रोविडेंट फंड मिलता है उनको, ठीक है, पीएफ मिलता है, ग्रेच्युटी मिलता है, दीज आर आल्सो अ पार्ट ऑफ काइंड, ठीक है. सो दीज आर, इसको ओवरऑल अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, कैश प्लस काइंड इक्वल टू कैश प्लस काइंड इक्वल टू सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, इसी को कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. सो व्हाटएवर reward received by a labor is known as COE. COE का मतलब हुआ compensation of employee, which is received in the form of cash plus received in the form of other benefits. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या है, ये समझ गया. तो सबसे पहले हमने लेबर की बात किया, उसके बाद क्या आएगा, लैंड को क्या मिलता है, लैंड रिसीव, लैंड क्या रिसीव करता है, रेंट, ठीक है, रेंट रिसीव बाय लैंड ऑर्डर, ठीक है. द ट्रांसफर ऑफ रेंट फ्रॉम द लैंड, ट्रांसफर ऑफ रेंट फॉर यूजिंग लैंड, ठीक है. देखो, look at here, compensation of employee received by the household for rendering their services as an employee, as a worker, as a wage laborer or as a skilled laborer, ठीक है. Rent received by the household for using their land by the producing unit. मान लो मेरा लैंड, आई हैव गिवन माय लैंड, की जो लैंड हमने दिया है, काम कर रहा है, उसके ऊपर जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रहा है, तो इट हैज सम वैल्यू ना, उस लैंड का कोई वैल्यू है, तो रेंटल वैल्यू जो रिसीव करेगा हाउसहोल्ड, दैट इज कॉल्ड रेंट. सो रेंटल वैल्यू रिसीव्ड बाय, और द रेंट रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग सेक्टर for using their land is called rent. Now the interest, ठीक है, इंटरेस्ट क्या होगा, is received by household for using their capital by producing unit. Producing unit जो capital use कर रहा है, उसके बदले में जो रिवार्ड देगा household को, that is called interest. Now next is profit. Profit कौन रिसीव करेगा, entrepreneur, yes, entrepreneur, ठीक है. So overall when we add all these factor in, all these factor, ये सारे फैक्टर इनकम को जब हम ऐड करेंगे, तो दैट सबको ऐड करेंगे, ये कहलाएगा फैक्टर इनकम, ठीक है, ठीक है, फैक्टर इनकम. सो द इनकम रिसीव्ड बाय लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड फैक्टर इनकम. नाउ अब दो चीजें को आपको ध्यान देना है, यहाँ पे दो चीजों को आपको ध्यान देना है, एक है फैक्टर इनकम, एक है ट्रांसफर इनकम. ध्यान देना बच्चों, हमने डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी हैव discovered that only factor income will be added in the national income, ठीक है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कहता है, ऑल द फैक्टर, क्या कहता है, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by normal resident. So factor income. Now you will have to differentiate the factor income and transfer income. It means what is the difference between factor income and transfer income. Okay, look at here. Is it visible to you, students? Is it visible to
ये दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड बोर्ड विजिबल है बेटा? Yes, ma'am. ओके, देखो, लुक एट हियर। फैक्टर इनकम, हमने क्या नेशनल इनकम का क्या डेफिनेशन दिया? नेशनल इनकम इंक्लूड ओनली द फैक्टर इनकम, नॉट द ट्रांसफर इनकम। इट मींस फैक्टर इनकम इज जनरेटेड इनकम, इट इज कॉल्ड अर्न्ड इनकम। ये क्या कहलाता है? अर्न्ड इनकम। इट इज कॉल्ड अर्न्ड। अर्न मतलब कमाया हुआ इनकम है। कौन अर्न कर रहा है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सो इट इज कॉल्ड अर्न्ड इनकम। ये कमाया हुआ इनकम है, ठीक है? और ट्रांसफर इनकम क्या है? ट्रांसफर इनकम जो है वो अर्न एंड है, बिकॉज़ जैसे व्हाटएवर इनकम रिसीव्ड in the form of help, in the form of donation, in the form of charity, in the form of pocket money, it is called transfer income. ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा? unearned income। जैसे आपके पेरेंट आपको पॉकेट मनी देते हैं, क्या वो आपका इनकम है? Is it your income, your parent income? किसका इनकम है वो? किसके इनकम में जोड़ा जाएगा? तुम्हारे इनकम में या तुम्हारे पेरेंट के इनकम में? Tell me the answer. Who have generated that? मैम कौन? हमारे इनकम में। It's your income. No, you have not generated. Whatever income generated by you is called your income. अभी तो आप बच्चे, आप नहीं जनरेट कर रहे हो। Yes, parents income. Very good, अंकित। Whatever income, देखो, इसीलिए पेरेंट का इनकम टैक्स कटता है, आपका नहीं कटता है। तो याद रखना, पॉकेट मनी, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, देखो, लिसन। फैक्टर इनकम इज अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है? फैक्टर ने अर्न किया है जो, ठीक है? सो इट इज कॉल्ड अर्न्ड इनकम, जनरेटेड इनकम। ठीक है? तो बैठे ना, जनरेटेड इनकम है, ठीक है? तो मैंने आपको कहा अर्न्ड इनकम, ट्रांसफर इनकम मतलब एक के जेब से दूसरे के जेब में चला गया। इट इज नॉट अर्न, इट इज नॉट अर्न्ड बाय अ पर्सन हु हैव रिसीव्ड दिस। जैसे हम किसी को दान करते हैं, हेल्प, चैरिटी, डोनेशन, ठीक है, पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप, ये सब क्या है? दीज आर अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड, अर्न का मतलब कमाना, अनअर्न्ड का मतलब, अनअर्न का मतलब जो कमाया हुआ नहीं है। मिला है पैसा लेकिन कमाया हुआ नहीं। एक एग्जांपल देते हैं, एक कहानी सुनाते हैं, तब तुमसे समझ में आएगा, तब तुम बताना। ऊपर ही लिखते हैं, ये दादाजी हैं, ठीक है? ये इनके बेटे हैं, इनके 2 बच्चे, ठीक? अब तुमको दिख रहा है या दिख रहा है पता नहीं। देखो, ये दादाजी है, दादाजी का एक, ये तुम्हारे पापा है, दिस इज ग्रैंडपा, पापा, मम्मी एंड चिल्ड्रन, ब्रदर एंड सिस्टर। ये सन डॉटर कर देते हैं, सन एंड डॉटर। ये पापा, ग्रैंड पापा, ग्रैंड माँ भी कर देते हैं, ग्रैंड माँ, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, ये 5 फैमिली मेंबर्स हैं। दीज आर द 5 फैमिली मेंबर्स। ध्यान से सुनना। अब तुम्हें ये दिख रहा है, ये जो मैंने बनाया दिख रहा है तुम लोगों को? Yes, ma'am. GP ग्रैंडपा, GM ग्रैंडमा, P पापा, M मम्मी, S सन, D डॉटर। ठीक है? अब सुनो, ग्रैंडपा एक रिटायर्ड लॉयर, मान लो रिटायर्ड लॉयर है या रिटायर्ड कोई रिटायर्ड पर्सन है गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है? मान लो रिटायर्ड बैंकर, बैंक के मेंबर है, रिटायर्ड क्या है? रिटायर्ड। रिटायर्ड समझते हो कि वो भी नहीं समझते हो? हाँ, रिटायर्ड समझते हो? पेंशनर, रिटायर्ड, ठीक है? ग्रैंडमा जो है, ग्रैंडमा हाउसवाइफ थी, लेकिन इनको ओल्ड एज पेंशन मिलता है, ओल्ड एज पेंशन मिलता है, ठीक है? ओके स्टूडेंट, नाउ बिफोर पेरेंट्स मतलब पापा, तुम्हारे पापा, मान लो तुम्हारे पापा रेलवे में सर्विस कर रहे हैं, तो इनको सैलरी मिल रहा है, ठीक है? सैलरी या वेजेस मिल रहा है, ठीक है? मम्मी हाउसवाइफ है,
हाउस वाइफ, लेकिन इनको घर खर्च के लिए पैसे पापा देते हैं, ठीक है, घर खर्च के लिए पापा पैसे देते हैं, और आप कह सकते हो रेगुलर मेंटेनेंस, ठीक है, रेगुलर एक्सपेंडिचर आरपी। सर तुम्हारा मतलब बड़ा भाई है, इज स्टडीइंग समवेयर एल्स, हायर स्टडी कर रहा है, एंड ही इज रिसीविंग स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप इसको मिल रहा है, स्कॉलरशिप, ठीक है, एससी की वैल्यू दिया। और तुम डॉटर मान लो ये कशिश है या कुछ भी है, जो भी मान लो ये है, कशिश को मिल रहा है पॉकेट मनी, नो स्कॉलरशिप। नाउ टेल मी, अब इससे मैं आप खुद, मैं पहले आपको बता देती हूँ, खुद इसको बता देना कौन सा अर्न इनकम है, कौन सा अर्न। देखो देखो यहाँ पे ट्रांसफर इनकम जो है वो बिना कमाया हुआ पैसा है, जिसके लिए कोई एफर्ट वन साइडेड है, इसको हम यूनिलैटरल कहते हैं। यूनिलैटरल मींस वन साइडेड, यूनिलैटरल मींस वन साइडेड, मतलब सिर्फ पैसा यहाँ से आ रहा है, ठीक है, एक तरफ से आ रहा है पैसा। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये यूनिलैटरल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों तरफ से पैसा एक तरफ से, बिकॉज देखो व्यक्ति काम कर रहा है, ये टू साइडेड है, क्यों, क्योंकि बायलैटरल इसको कहते हैं, क्योंकि अर्न इनकम है, क्योंकि यहाँ पे हम बिकॉज अ पर्सन इज प्रोवाइडिंग देयर एफर्ट, फैक्टर सर्विसेज के रिवार्ड में ये मिल रहा है, सो ये बायलैटरल है, ये दो तरफा है, वन साइडेड नहीं है, अर्न इनकम नहीं है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें आपका एग्जांपल आएगा, इसमें एग्जांपल आएगा डोनेशन, डोनेशन, चैरिटी, ठीक है, लाइक दिस, गिफ्ट, ठीक है, ये सब तुम्हारा अर्न इनकम आएगा, बिकॉज इट इज वन साइडेड, ठीक है। ट्रांसफर इनकम समझ लो पहले, ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जिसके लिए हमें कुछ एफर्ट नहीं, मतलब हम एक तरफा हम कुछ नहीं करते हैं, हमें ऐसे ही मिलता है एज ए हेल्प। जैसे मान लो तुम्हारे घर में, अब मान लो तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, ठीक है, जब वो जाते हैं तो आपको पैसा थमा के जाते हैं, क्या वो अर्न इनकम है, बताइए। नो मैम। नहीं ना, क्यों, क्यों अर्न इनकम नहीं है, तुम्हारे लिए अर्न इनकम नहीं है, बिकॉज यू हैव गिफ्ट, यू हैव रिसीव्ड दिस मनी इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, ठीक है, तुमको गिफ्ट के रूप में मिला है, ठीक है, समझ गए। अब बताओ, विदिन दिस ग्रैंडपा इज ए रिटायर्ड पर्सन, इनको पेंशन मिल रहा है, इज इट अर्न इनकम और नॉट, इट इज अर्न और ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम, क्या होगा ये इनकम को नेशनल इनकम में जोड़े। हाँ बोलिए। फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम, वेरी गुड, किसने आंसर दिया, यस मैम, पूनम। कैसे बेटा, कैसे फैक्टर इनकम है, सही दिया है तुमने। मैम मैम हाँ, बोलिए। क्योंकि वो काम करते थे और पैसा कमाए, उनको फ्री में नहीं मिल रहा। Yes, very good. Because he has, yes, for the long term he has rendered his service. उनको Yes, ma'am. पेंशन दे रहा है because he has rendered his service there for the long term. ठीक है, that is why it is earned income. तो जो भी देखना, दो पेंशन होता है, एक ओल्ड एज पेंशन और एक रिटायर्ड पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन इज फैक्टर इनकम बिकॉज दैट इनकम इज अर्न किया हुआ इनकम है, he has, ठीक है, he received this income because he has rendered his service for the long period of time. बहुत लंबे समय तक उन्होंने अपनी सर्विस संस्था को दिया है, इसलिए उनको वो मिल रहा है। Now come to the old age pension जो ग्रैंड माँ को मिल रहा है, ये होगा, ये कौन सा होगा, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम? ट्रांसफर इनकम है। Very good, transfer income because it is one-sided. The grandma has not rendered any services to the government, but even she is receiving old age pension. So old age pension is a transfer income and retirement pension is factor income. Very good. बहुत सही है, अगर तुम लोग समझ रहे हो तो सही जा रहे हो, बहुत ये तुम्हारा कंफ्यूजन को क्लियर करेगा, ठीक है। सो रिटायरमेंट पेंशन इज
factor income and old age pension is transfer income. Okay, next. पापा क्या earn कर रहे हैं? हाँ, फैक्टर इनकम। टैक्स कौन से इनकम में आएगा, फैक्टर इनकम या फिर ट्रांसफर इनकम? टैक्स टैक्स आपका तुम्हारे लिए तो अर्न इनकम है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए वो ट्रांसफर, गवर्नमेंट को तो एक वन साइडेड मिला है, तो ट्रांसफर इनकम होगा। इट इज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ योर इनकम, ट्रांसफर इनकम होगा। ठीक है, टैक्स इज ट्रांसफर इनकम, इसको अलग से नहीं जोड़ा जाएगा, बिकॉज आई एम पेइंग माई इनकम टैक्स फ्रॉम माई इनकम, इट इज पार्ट ऑफ माई इनकम। ठीक है, सो इट इज ट्रांसफर इनकम। ठीक है, चलो आप यहाँ पे देखो, पापा जो वेजेस अर्न कर रहे हैं, जो उनको सैलरी मिल रहा है, इट इज फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम? फैक्टर इनकम। बोलो, किसने बोला? मैम कशिश प्रिया। हाँ बोलो। मैम फैक्टर इनकम। यस, फैक्टर इनकम। कैसे? मैम क्योंकि वो अर्न कर रहे हैं अभी मनी। यस यस, बिकॉज इज लेबर। ठीक है, ही इज वर्किंग इन द बैंक, सो वॉट एवर, तो ये फैक्टर इनकम है, बिकॉज इट इज रिसीव्ड बाय फादर, बिकॉज ही इज रेंडरिंग हिज सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मदर को रेगुलर एक्सपेंस के लिए पापा पैसा देते हैं, मम्मी के लिए वो इनकम अर्न इनकम है या ट्रांसफर इनकम है या फैक्टर इनकम है? ट्रांसफर इनकम। Transfer income है, because it is already added in the income of your papa, so it is a transfer income because mother has not earned this. ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये जो तुम्हारे भाई को मिल रहा है स्कॉलरशिप, वो क्या है? ट्रांसफर इनकम। क्या होगा? ट्रांसफर इनकम। Yes, very good, transfer income, because is not rendering his service, वो अपना सर्विस वहां कुछ नहीं दे रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, but even is receiving scholarship in the as a reward of not rendering his services. ठीक है, as a gift, as a donation. ठीक है, समझ रहे हो? तो as a incentive आप कह सकते हो, as a incentive, as a help, this scholarship is received by him from the government without rendering his service. वो सर्विस गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है, even he is receiving this help, so it is a part of aid, it is a part of help. ठीक है, तो ये आपका हेल्प है, स्कॉलरशिप इज ए ट्रांसफर इनकम बिकॉज़ इट इज वन साइडेड। ठीक है, समझ रहे हो बच्चे? समझ रहे हो बेटा? चलो, नाउ नेक्स्ट इज हाँ, ये डॉक्टर, you पूनम, कशिश प्रिया को जो पॉकेट मनी मिला वो क्या है? ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर इनकम है। हाँ, बॉयज में किसी की आवाज नहीं आ रही है? नितेश जगवानिया है क्या? अनंजय है? यस मैम। अनंजय, अंजना है? यस क्या मैम। है? क्या मैम है? ट्रांसफर इनकम है। अरे यस मैम नहीं पूछ फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम। ओल्ड एज पेंशन इज फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम? ट्रांसफर इनकम। चले एक एक करके पूछते हैं। ट्रांसफर जो फैक्टर इन, सुनो शुरू से, रिटायरमेंट पेंशन इज फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम? क्या है? फैक्टर इनकम। नितेश फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम मैम। रिटायरमेंट पेंशन इज फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, इसमें आएगा या इसमें आएगा? फैक्टर इनकम। किसमें आएगा? Because it is earned by the person who have rendered his service for the long period of time. दूसरा, ओल्ड एज पेंशन फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम? बॉयज तुम लोग बोलो, ओल्ड एज पेंशन बोलिए।
ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम, बिकॉज वन इट इज वन साइडेड। ठीक है, चलो ठीक है, इतना तक तुम लोगों को समझ में आ रहा है। तो फैक्टर इनकम अर्न इनकम है, ट्रांसफर इनकम वन साइडेड है, अनअर्न्ड इनकम है। फैक्टर इनकम का एग्जांपल आपका है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, लैंड, आपका रेंट, ठीक है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फैक्टर इनकम। एंड ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल है हेल्प, डोनेशन, चैरिटी, पॉकेट मनी, दीज आर द ट्रांसफर इनकम। ओके, नाउ फोकस वन मोर पॉइंट, only the factor income will be added in the national income। सिर्फ national income को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ फैक्टर इनकम ऐड करेंगे, ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं किया जाता, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ध्यान देना, ओनली फैक्टर इनकम विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। सबको दिमाग में रहेगा ये बात बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे नेशनल इनकम का, तो हमने कहा था we have to focus on 2 points. The first is factor income, another is normal resident. The factor income को समझ में आ गया? Now we are moving towards another fact, that is normal resident. ये normal resident किसको कहते हैं? Normal resident. Normal resident क्या होता है? ध्यान से सुनना। We are studying the economics. तो यहाँ पे normal resident देखो, those person who are residing in India, ordinary जो इंडिया में रह रहा है for 1 year or period of 1 year or more than that they are known as the normal resident of India। जो हमारे देश में 1 साल या उससे अधिक समय तक रह रहा है वो हमारा रेजिडेंट है। मैंने आपको एक बात कहा था, रेजिडेंट और सिटीजन को मिक्स नहीं करना, ठीक है? सिटीजन वो होता है those who have been given the political right, voting right, they are known as citizen। अब रेजिडेंट में कोई भी हो सकता है। एक अमेरिकन अगर इंडिया में आके रह रहा है 1 साल या उसके अधिक समय से और यहाँ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो अर्निंग करने के लिए आया है, then he is the resident of India। वो अमेरिकन सिटीजन है बट रेजिडेंट इंडिया का है। वैसे अगर कोई इंडियन जाके अमेरिका में रह रहा है, अर्न कर रहा है, they are residing there for more than 1 year, बहुत समय से वहां रह रहा है, he is the resident of America, citizen of India but resident of America। तो ये डिफरेंस जरूर समझना कि रेजिडेंट मींस द पर्सन हु आर रिजाइडिंग इन इंडिया for more than 1 year and also they having economic interest here in India। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब किस चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है? प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में, ठीक है? समझ रहे हो बच्चों? तो याद रखना, रेजिडेंट याद रखना। नॉर्मल रेजिडेंट किसको कहेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट, ध्यान दो। फर्स्ट इंडियंस, अब इसका कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ। द इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया आर नोन एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश में दूसरे कंट्री के एम्बेसीज होते हैं ना, जैसे एम्बेसी समझते हो ना, दूतावास, अमेरिकन, हाँ हाँ, गुड, ओके अंकित। नेक्स्ट देखो, जैसे एम्बेसी हमारे यहाँ अमेरिकन एम्बेसी है, आप जर्मन एम्बेसी है, तो ये जितने भी एम्बेसीज हैं, चाइनीज एम्बेसी है, तो एम्बेसी में हमारे यहाँ यदि इंडिया में, इट मींस इंडिया में जितने भी फॉरेन एम्बेसीज हैं उसमें काम करने वाले इंडियंस हमारे रेजिडेंट हैं, इंडियन रेजिडेंट, ठीक है? फॉरेनर नहीं। फॉरेनर एम्बेसी में, फॉरेन एम्बेसी में those Indian who are working in foreign embassy in India are known as Indian resident। Second, Indians employed in World Health Organization, Indians who are working in WHO, मान लो WHO का ब्रांच यहाँ है, ठीक है? WHO क्या है? एक इंटरनेशनल एजेंसी है, सुन लो ध्यान से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WHO ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी देश का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो उसका जो ब्रांच इंडिया में है, तो इस इंटरनेशनल एजेंसीज में जो काम करने वाले इंडियंस हैं, दे आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? नेक्स्ट है आपका एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी एम्बेसडर फॉर इंडिया, इंडिया के लिए जो एम्बेसडर हैं, ठीक है? पूरे वर्ल्ड से आए हुए जो इंडिया के एम्बेसडर हैं, दूसरे कंट्री के हैं रेजिडेंट, मतलब रहने वाले, लेकिन वो इंडिया में आए हुए हैं,
दूसरे कंट्री के जो एम्बेसडर हैं जो इंडिया में आए हुए हैं वो हमारे रेजिडेंट माने जाएंगे, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है आपका द फॉरेनर सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर एंड इसमें कौन नहीं आएगा, अब ये भी सुन लो। अगर कोई यहाँ पे कोई फॉरेनर यहाँ इलाज कराने के लिए है, मेडिकल टूरिस्ट उसको कहेंगे, वो नहीं ऐड होगा, ठीक है। मेडिकल टूरिस्ट है, वो ट्रीटमेंट कराने के लिए आया फॉर टाइम नहीं, 2 साल 4 साल, साल भर 6 महीना में वो चला जाएगा। वो 2 साल 4 साल से भी रह रहा है तो भी वो हमारा रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। ये सब एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद रखना। जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द रेजिडेंट। कोई भी फॉरेनर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ टूरिस्ट, चाहे वो मेडिकल टूरिस्ट हो, स्पोर्ट्स टूरिस्ट हो या एजुकेशनल टूरिस्ट हो, कोई पढ़ने के लिए आया है 2 साल 4 साल से आके पढ़ रहा है, या हमारे कंट्री के लोग जो पढ़ने जाते हैं दे आर नॉट रेजिडेंट, तो वो सारे हमारे रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। अगर अमेरिका से कोई आया है पढ़ने के लिए, ठीक है, और हमारे देश में 2 साल 4 साल से रह के पढ़ रहा है, नॉट ट्रीटेड एज रेजिडेंट। कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए आया है, नॉट ट्रीटेड एज रेजिडेंट। कोई स्पोर्ट्स खेलने के लिए आया है, नॉट ट्रीटेड एज रेजिडेंट, ठीक है। रेजिडेंट में ये सारे एक्सेप्शनल केस हैं। जो टूरिस्ट है वो रेजिडेंट नहीं है, ठीक है। मेडिकल टूरिस्ट, स्पोर्ट टूरिस्ट, ये सब नहीं है। अब नॉन रेजिडेंट कौन है, ठीक है। नॉन रेजिडेंट फॉरेनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कनाडा और जापान। जो फॉरेनर इंडियन एम्बेसी में काम करे, लेकिन वो एम्बेसी कहाँ है, जापान में है, कनाडा में है, चाइना में है, तो वो हमारे रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट, फॉरेनर वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। फॉरेनर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंडियन हमारे रेजिडेंट होंगे, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में है उसमें काम करने वाले फॉरेनर हमारे रेजिडेंट नहीं होंगे। याद रखना, इंटरनेशनल एजेंसी में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो जहां जहां के सिटीजन है वहां वहां के रेजिडेंट होते हैं, हमारे देश के वो रेजिडेंट नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, एम्बेसडर इन इंडिया, इंडिया में जो राजदूत हैं अलग अलग कंट्री के, वो हमारे रेजिडेंट। एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो हमारे रेजिडेंट नहीं है। दूसरे कंट्री के जो राजदूत हैं हमारे कंट्री में आए हुए, वो हमारे रेजिडेंट नहीं है। द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। कभी कभी होता है ना, जैसे मान लो तुम्हारी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज में जैसे फोर्ड था तुम्हारा, और भी अमेज़न है, या इस तरह के जो भी मल्टीनेशनल कंपनी का मान लो जो भी है, उसमें जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट आते हैं, इंजीनियर या टेक्नीशियन या साइंटिस्ट, वो ट्रेनिंग देने के लिए फॉर टाइम बिंग 6 महीना के लिए, 9 मंथ के लिए, वो हमारे रेजिडेंट नहीं माने जाते, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। अब इसको एक बार पढ़ लेना बेटा और नोट्स प्रिपेयर कर लेना, दोनों का डिफरेंस, नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। जो एनआरआई आप कहते हो ना, एनआरआई, जहां तक एनआरआई क्या होता है, वो इंडियन तो है बट रिजाइडिंग इन अदर कंट्री, एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है। दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया बट रिजाइडिंग इन अदर कंट्री, तो दे आर रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री बट सिटीजन ऑफ इंडिया। समझ गए? तो वो कौन कौन से लोग होते हैं अभी आपने देखा। अब इसको पढ़ लो एक बार, और कोई डाउट है तो पूछो। नॉर्मल रेजिडेंट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट किसको कहते हैं ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे नेशनल इनकम का, तो वहां जो आइटम्स दिया हुआ होगा उसमें आपको बाइफरकेट करना होगा कि कौन सा ऐड होगा, कौन सा ऐड नहीं होगा, ठीक है। फिर रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, तो उसमें भी आपको बाइफरकेट करना होगा कि ये रेजिडेंट है या नहीं है। तो यू विल हैव टू लर्न सम एक्सेप्शंस आल्सो कि ये नहीं है रेजिडेंट। जैसे अभी मैंने कहा कि जो 1 साल या उससे अधिक समय तक इंडिया में रह रहा है वो इंडियन रेजिडेंट है, लेकिन जो ट्रीटमेंट कराने के लिए आए वो भी तो 1 साल 2 साल रह रहे हैं, लेकिन वो रेजिडेंट नहीं है, वो एक्सेप्शन है, बिकॉज उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, उनका ट्रीटमेंट इंटरेस्ट है। वो यहाँ कुछ अर्न करने नहीं आए हैं, वो किस इंटरेस्ट से आए हैं, वो अर्निंग है, सॉरी ट्रीटमेंट है। इसी तरह जो
एजुकेशन टूरिस्ट होते हैं, जो पढ़ने आते हैं, वो भी हमारे रेजिडेंट नहीं है। उनका इंटरेस्ट क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, लर्निंग इंटरेस्ट। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस जिसमें आपको समझना होगा कि ये हमारे रेजिडेंट हैं या नहीं है। ठीक है, सो गो थ्रू दिस पॉइंट। फोकस जोन को एक बार देख लो आप, पेज नंबर 59, फोकस जोन। कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछना है बच्चों? कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछना है? Do you have any doubts, students? ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क, इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, पूछना है कुछ? ओके, तो ये क्वेश्चन नोट कर लो। डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ठीक है, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, दोनों